चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या करना है आज? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले, ठीक है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी का क्या सीन है, देखो, ठीक है। आप नॉर्मली कंपनी बनाओ, आप नॉर्मली क्या बनाओगे? कंपनी। कंपनी कैसी बनेगी? कंपनी बनेगी या तो पब्लिक और या तो प्राइवेट, ठीक है क्या, है ना। आपकी कंपनी या तो बनेगी पब्लिक और या तो बनेगी प्राइवेट, क्लियर है। लेकिन पर्पस के बेस पे अगर अपन लोग बाइफरकेट करना चाहें तो नॉर्मली कंपनीज बनती है प्रॉफिट, नॉर्मली कंपनीज बनती है के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लेकिन अगर मान लो कि मेरा पर्पस जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, अगर मेरा पर्पस क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं है मेरा पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस कुछ चैरिटी का है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चैरिटी वाले होते हैं? तो बेटा देखो, ऐसे वाले मतलब मुझे प्रमोट करना है, अगर मान लो कि कुछ कॉमर्स को प्रमोट करना है, आर्ट को प्रमोट करना है, और उसके लिए भी कुछ कंपनी बना है, तो बिजनेस एक्टिविटी भी होगी, जैसे आर्ट गैलरीज वगैरह लगती है ना। कॉमर्स को मुझे मतलब मुझे एक महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोलना है, या तो मुझे कोई महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब सारे व्यापारी मिलकर के अपने अच्छे के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, इसका पर्पस होता है कि भाई कुछ सबके लिए सहूलियत क्रिएट की है ना। साइंस को प्रमोट करना है मुझे, मतलब कुछ चैरिटी वाला या एक जनरल जो पब्लिक के इंटरेस्ट का काम हो ना, वो मुझे प्रमोट करना है। स्पोर्ट्स प्रमोट करना है, एजुकेशन प्रमोट करना है, रिसर्च प्रमोट करना है ना, सोशल वेलफेयर करना है, रिलीजन को मुझे प्रमोट करना है, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे कोई भी अगर पर्पस मैं इंक्लूड करता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब भी कंपनी बनती है तो मेमोरेंडम में होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या बिजनेस कर रहा हूं मैं वो लिखा होता है, क्लियर है। जब भी किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बनता है तो उसमें ये लिखा होता है कि क्या ऑब्जेक्ट, क्या पर्पस है मेरा, अरे सर कौन सा बिजनेस में करना चाहता। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर से कंडीशंस जो है वो चालू होती है। ये कंपनी जो है उसका इंटेंशन क्या है कि अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट घर लेकर के नहीं जाए। देखो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन लगाता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट सब पे बहुत सारे प्रोविजन लगाता है, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी थोड़े कम लगता है, प्राइवेट कंपनी लेकिन सब पे लगाता है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलो कि भैया मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो फिर आपके ऊपर और कम प्रोविजन है। ये एक तरीके से प्रिविलेज है, क्या का प्रिविलेज, कि भैया देखो आपके ऊपर कम प्रोविजन लगे हैं। अब ये प्रिविलेज लेकिन मिलेगा कब? ये प्रिविलेज आपको मिलेगा कब? जब आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये चीजें शामिल करोगे, मतलब एक तरीके से वादा करो ना कि आप यही चीजें प्रमोट करोगे, तो आप अपना मेमोरेंडम बनाओ और उसमें ये सारी चीजें जो है वो लिखो, लेकिन प्रॉफिट नहीं लेके जाओगे। आपका पर्पस चैरिटी है ना, प्रॉफिट घर लेकर के जाने का क्या मतलब भैया? लेकिन इसमें बिजनेस एक्टिविटीज तो होंगी, समझ में? आर्ट गैलरी प्रमोट कर रहे हो तो हो सकता है आप सेल करो, समझ में? हो सकता है आप सेल करो कोई भी पेंटिंग्स या हो, तो उससे प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कोई घर लेकर के नहीं है। उस प्रॉफिट से और उस आर्ट गैलरी को बड़ा किया जाएगा और आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है बच्चे। एंड प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, ठीक है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, है ना, जिसमें कि क्या क्या होगा, सबसे पहले तो उसका मकसद, ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू प्रमोट कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिसर्च, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, लॉ में लिखे हो, एज इट इज लिखे हो। तो भैया मतलब सारे करने पड़ेंगे? नहीं, कोई भी एक कर लो, आ रहा है समझ, ठीक है, कोई भी एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया प्रॉफिट का कैसा क्या करेंगे? प्रॉफिट जो भी होगा वो आपके ऑब्जेक्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे, इन्हीं को प्रमोट करने में लगाना है अपने सारे प्रॉफिट। कोई डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कि मेंबर्स घर लेकर के जाते हैं। भैया कोई भी डिविडेंड बटेगा नहीं, डिविडेंड इज विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है बच्चे, है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, है ना। अब पावर ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। तो इसके मैंने कुछ नोट्स बना रखे, ठीक है ना। सिंपल बात है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि भैया अगर मान लो कि आपको ऐसी कंपनी बनानी है, नॉर्मली आप आरओसी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराओगे, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कराओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भैया मुझे सेक्शन 8 कंपनी बनाना है, तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, आपको कंपनी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस भी कम लगेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भैया आपको पहले सीजी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको सीजी को बताना पड़ेगा कि भैया देखो हम तो ये चैरिटी कर रहे हैं, तो हमको एक लाइसेंस दे दो। वो लाइसेंस दिखा के ही क्या होगा, आरओसी फिर आपको रजिस्टर करेगा सेक्शन 8। क्लियर है? वो लाइसेंस जो है उसके कारण ही आपको क्या होगा, सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यानी कि भैया क्या ये कंपलसरी? हाँ बेटा ये कंपलसरी, ठीक है ना। तो अभी सीजी का ये पावर आरओसी के पास है, मतलब आरओसी के पास ही जाकर के आप क्या कर सकते हो, ये लाइसेंस वगैरह ले सकते हो। क्लियर है ना। अच्छा, ये पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, कभी ये आरडी के पास चला जाता, रीजनल डायरेक्टर, तो ऐसे अलग अलग नाम। यानी कि जो ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली जो कंपनी बनाओगे ना, नॉर्मली कंपनी के नाम के आगे क्या लगता है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। हर कंपनी, अगर कोई कंपनी है ना बेटा, उसके नाम के आगे लिखा रहेगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, या वो ओपीसी लिखा रहता है। ओपीसी बोले तो 1% कंपनी। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो कि आप कौन सी कंपनी बनाते हो, नॉट फॉर, क्लियर है, तो आपको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मान लो कि जैसे कोई भी आपने बनाई, मान लो सलमान खान की कंपनी है बीइंग ह्यूमन, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, मान लो कि ये क्या है, एक कंपनी, तो नॉर्मली तो कंपनी के आगे भैया लिमिटेड लगा रहता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। लेकिन अगर बीइंग ह्यूमन से कोई भी पैसा घर लेकर के नहीं जा रहा, तो मान लो कि ये सेक्शन 8 में रजिस्टर, तो इसको ये होगा कि भैया अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है बच्चे, है ना। अच्छा, इसके बाद आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर होने के बाद सेक्शन 8 के सारे प्रोविजन आप पर लग जाएंगे। देखो आप एक कंपनी की तरह ही रजिस्टर हो, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बन जा रहे हो। आप पब्लिक कंपनी बनोगे या प्राइवेट कंपनी बनोगे, लेकिन तो कंपनीज एक्ट के तो सारे प्रोविजन लगेंगे, लेकिन कुछ कम लगेंगे। सेक्शन 8 को बहुत सारी जगहों पर क्या मिला हुआ है बेटा, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। बहुत सारी जगहों पर क्या मिला हुआ बच्चे, एग्जेम्पशन, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है, अब इसको अपन फॉर्मली रीड कर लेते हैं, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। तो दिस सेक्शन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना, एज ए कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, आप लिमिटेड लाइबिलिटी की तरह रजिस्टर हो सकते हो। आप किस तरीके से रजिस्टर हो जाओगे बच्चे, लिमिटेड लाइबिलिटी की तरह, यानी कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मान लो कि इसमें लोन वो नहीं है, तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर बच्चे, है ना। तो इन एडिशन, मतलब विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट, आपको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है, ठीक है ना। रजिस्ट्रार जो है वो आपको रजिस्टर करेगा, आरओसी जो है वो आपको क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। क्लियर है बच्चे। वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो 6 लिखा हुआ है ये वही बता रहा है कि आरओसी ने अपने, ये सीजी ने अपने पावर अभी आरओसी को दे रहे। सिंपल बात सुनिए, बहुत सिंपल सी बात सुनिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, जाओ जाके सीजी से लाइसेंस लेकर के आओ, उसके बाद आरओसी के पास जाओ, ठीक है ना। आरओसी को लाइसेंस दिखाओ और अपने जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, मेमोरेंडम में वो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखे होने चाहिए। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में वही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, वो सारा जो कुछ है वो लिखा होना चाहिए। क्लियर है। तो ये जो कंपनी है किस तरीके से बन सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी में, है ना, कंपनी लॉ में या किसी भी पुराने में, तो ठीक है ना, इस तरीके से बन सकती है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, नाम के आगे आपको लिमिटेड या प्राइवेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरओसी आपको रजिस्टर कर लेगा, सारे प्रोविजन जो की है आप पर लग जाएगा सेक्शन 8 वाले, ठीक है। फिर क्या है, प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी, मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो एक लिमिटेड कंपनी वाली सारी जो चीजें वो आप पर लगेंगी। आप सेक्शन 8 कंपनी बने हो ना, तो एक एडिशनल चीज है वो, समझ रहे। बाकी आप एक नॉर्मल कंपनी तो बनेगी। क्लियर है। डिफरेंस रहेगा, लेकिन सिर्फ कुछ डिफरेंस रहेगा, बाकी आप एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी ही बनने वाले। क्लियर है ना। अच्छा, ये एक बहुत ही अलग सी बात है कि फर्म बन सकती है मेंबर सेक्शन 8 कंपनी। देखो सीन समझो,
ठीक है, सीन ये है कि एक कंपनी का जो मेंबर है ना, जो पैसे लगाता है, जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, वो मेंबर कौन है? वो मेंबर एक पर्सन बनेगा। अब पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, बिल्कुल सही, कंपनी भी आ सकती है, बिल्कुल सही, कोई बॉडी कॉर्पोरेट आ सकता है, बिल्कुल सही आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलएलपी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या फर्म पर्सन है? तो बेटा बात यह है कि फर्म जो है पर्सन नहीं है, है ना? सो फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, बट if the company is a section 8 company, then a firm can become a member of that company. Clear है guys? है ना? चलो ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात है कि सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर फर्म बन सकते, ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, एक और बात सुनिए, ठीक है? अब देखो, हर पर्सन जो है वो चाहता है कि भैया बिजनेस करे और प्रॉफिट कमाए, है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं मैं बिजनेस करूंगा लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करूंगा। बहुत बढ़िया, आप रजिस्टर हो जाओ सेक्शन 8 में, है ना? ठीक है, अच्छा, आपने सेक्शन 8 में रजिस्टर कराया है, तो आपके मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होगा कि भैया मैं चैरिटी करूंगा, मैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ भी। आप सेक्शन 8 में रजिस्टर हो गए, कंपनीज एक्ट के जो प्रिविलेजेस हैं वो मिल गए आपको। अब आपने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर लेता हूँ और मैं नॉर्मल कंपनी बन जाता हूँ, कंपनी एक्ट के एग्जेम्पशन तो मिल ही गए। तो बच्चे क्या है ना, देखो, सरकार बेवकूफ नहीं है, कानून बनाने वालों को पता है कि भैया लोग क्या करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, आ रहा है समझ? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ठीक है, कि तुम बना लो सेक्शन 8 कंपनी बना लो, लेकिन अगर उसके बाद तुमने एमओए को चेंज करने की कोशिश की तो तुम एलिजिबल नहीं। मतलब तुमको अगर चेंज करना है तो पहले सीजी से पूछो। हेलो बच्चे, ये क्लियर है ना? चलो, तो देखो गाइस क्या लिखा है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी आ जाएंगे इसमें, मैं मेमोरेंडम बोला, है ना? तो ये देखो पॉइंट क्या है, सेक्शन 8 कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को चेंज करें तो पहले सीजी से पूछे। क्लियर है? अभी ये पावर किसके पास है बच्चे? आरडी के पास। आरडी कौन होता है बच्चे? अभी सिर्फ ये समझ लो कि रीजनल डायरेक्टर नाम की एक पोस्ट है, इस रीजनल डायरेक्टर के पास ये पावर, ठीक है ना? एक्चुअली में कानून के हिसाब से ये पावर सीजी के पास है, सीजी ने डेलीगेट कर रखा है कि हाँ भाई अभी ये पावर कौन यूज कर लेगा? आरडी। मतलब अभी कंपनी को परमिशन लेनी है कि भैया मैं मेमोरेंडम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? बोले सीजी के पास है पावर, तो क्या मैं मोदी जी के पास जाऊँ? नहीं, समझ रहे? आप आरडी, आरडी को हमने पावर दे रखा है, सीजी बोलेगी हमने आरडी को पावर दे रखा है, उसके पास जाओ, वो भी कर देगा, तो ऐसा मान लेंगे अपन कि सीजी ने तुमको चेंज कर दिया। क्लियर बच्चे? ये दूसरी ये कंपनी मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी किसमें कन्वर्ट हो सकती है बच्चे? दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, और उसके लिए जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। हेलो गाइस, देखो, ठीक है, कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ,
company registered under this section may convert itself into company of any other kind. कंडीशंस ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। ठीक है क्या बच्चे, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? ठीक है बच्चे, है ना? तो a company registered under section 8 which intends to convert itself into a company of any other kind shall pass a special resolution at general meeting for approving such conversion. ठीक है ना? मतलब देखो, सेक्शन 8 बनाई, अब आप कह रहे हो यार बहुत हो गया चैरिटी का काम, अब मुझे नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना? तो हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने पिछली क्लासेस में बताया था आपको, अगर याद हो तो, है ना? 3/4 मेजोरिटी एक तरीके से होती है, मतलब जितने लोग फेवर में बोल रहे हैं वो 3 गुना होना चाहिए उन लोगों के मुकाबले जो कि अगेंस्ट। कुछ नहीं, मेंबर्स आएंगे जनरल मीटिंग में, अपन रखेंगे मेंबर्स को बिठाएंगे और मेंबर्स क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। किस तरीके से डिसीजन लेंगे कि 3 गुना मेंबर्स अगर बोल रहे हैं कि हाँ भाई चलो हम नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट होगा, तो फिर क्या होगा, हम एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना? और उसके बाद फिर आप क्या कर लो कि सेक्शन 8 से आप एक नॉर्मल कंपनी में तब्दील, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा वो सारा कुछ आपको देखना है। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब होता है कैंसलेशन। रिवोकेशन मतलब कैंसलेशन। ठीक है भैया, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, इसको लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट से। अगर इसने कुछ मतलब प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, मेंबर्स पैसे घर ले गए या ऐसा कुछ नौटंकी हुई, तो बेटा देखो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, समझ में रहे कि इस कंपनी ने वही धोखेबाजी टाइप की करके क्या करने की कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, अगर मान लो कि इसने कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन की, कॉन्ट्रावीन मतलब नहीं निभाई, कॉन्ट्रावीन मतलब नहीं निभाई, क्लियर है, ये कैंसिल करी जो भी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है भैया? अरे कंडीशन थी ना वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि भाई ये प्रमोट करेंगे, ये अच्छा करेंगे, तो वो अगर कंडीशन आपने क्या करी, कॉन्ट्रावीन करी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बोले कि भैया तुम्हारा लाइसेंस क्या है ना, अब तुम सेक्शन 8 में हो, ये तुमने सेक्शन 8 के अगेंस्ट काम किया। बेसिकली उन लोगों के लिए ये प्रोविजन जो सेक्शन 8 के नाम पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लो किसी ने क्या किया, कंपनी बनाई और उन्होंने कहा हम चैरिटी करेंगे, चैरिटी के नाम पर मान लो कि वो क्या कर रहे हैं, पूरा पैसा लेके आ रहे हैं और वो अलग से लेकर के जा रहे हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसे। तो अगर मान लो पता चल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगी, अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो। लेकिन ये इतनी सी बात नहीं, आ रहा है समझ में? ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन मतलब कि उनका सबसे पहले तो उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अभी कंपनी कैंसिल नहीं है, अभी सिर्फ लाइसेंस कैंसिल। एक तो अभी आप सेक्शन 8 की तरह काम नहीं कर सकते, इसके अलावा देखो, ठीक है ना? तो अगर कंडीशन वो करी, या अगर हमको लगा कि भैया आप ना फ्रॉड्यूलेंटली काम कर, क्या लगा हमको कि आप कैसे काम कर रहे हो, फ्रॉड्यूलेंटली, या ऑब्जेक्ट्स आपके जो थे आप उनके अगेंस्ट में जा रहे हो, वायोलेशन मतलब कि आप उनके अगेंस्ट में जा रहे हो। क्लियर है? या तो फिर जनरल पब्लिक, हमने आपको भैया सेक्शन 8 का लाइसेंस क्यों दिया था कि आप जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में काम करो, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते। ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण आपका लाइसेंस कैंसिल है। अब कैंसिलेशन के बाद ऑन रिवोकेशन, ऑन रिवोकेशन मतलब जैसे कैंसिलेशन होगा, तो एक तो आपको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब लगा कह रहे तुम गलत कर रहे हो कैंसिल, समझ रहे? ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलेगा बच्चों, अपॉर्चुनिटी टू हर्ड सबको मिलता है, जिसके भी अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा रहा है ना, उसको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है। ठीक है बच्चे, है ना? अच्छा, अगर where the license is revoked, the central government may by order if it is satisfied, ध्यान से समझना, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ, जब लाइसेंस रिवोक, क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे करके, अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, मैं इसको लिखवा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, क्योंकि लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, ठीक है ना? इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सेक्शन 8 कंपनी
नेम, है ना, कंडीशंस कॉन्ट्रावीन की, फ्रॉड्यूलेंटली काम चलाया, है ना, कंडीशन वायलेट की, तो जो भी है, तो सीजी विल कैंसिल द लाइसेंस एक बार, है ना, तो इसको अपन लिख लेते हैं देन, है ना, सीजी विल कैंसिल लाइसेंस। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, ठीक है, नाउ द कंपनी विल पुट लिमिटेड या प्राइवेट जो भी इसका स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स नेम, अपने नाम के आगे उनको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड या प्राइवेट, सिंपल बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, अब सीजी और ऑर्डर देकर के क्या कर सकती है, वूंडा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो आप समझो, इसको ऐसे लिखेंगे कि इतना ही नहीं, मतलब सिर्फ लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, सीजी कैन मतलब कि वुंड अप बाइंडिंग अप इनिशिएट कर सकते हैं, इसको अपन कैसे बोलेंगे कि कैन ऑर्डर द कंपनी टू वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब क्या होता है, बंद करो, बंद करो कंपनी, समझना रहा है, तुमको सेक्शन 8 कंपनी बनने दिया, तुमने ये सब हरकत करी, बंद करो, बंद करो, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि अब तुम धर्म कर्म का काम कर रहे हो तो ये वो कंपनी बंद करा सकते, आ रहा है समझ में? तो या तो कंपनी बंद करा देंगे, या अगर गवर्नमेंट को लगता है यार बहुत बड़े लेवल पे चल गया है या जो भी, बंद नहीं करा सकते हैं, तो पता क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि यार इस कंपनी को ना अपन दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ क्या कर देते हैं, मर्ज कर सकते हैं, तो और मतलब या तो फिर दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है गाइस। इसके जो भी नोट्स वगैरह हैं वो पॉज करके आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, जो भी है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, वुंड अप कर देंगे या अमलगमेट कर देंगे विद अनदर कंपनी रजिस्टर अंडर दिस सेक्शन, यानी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी मतलब दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट जो जेन्युइन काम कर रहे हो उसके साथ मर्ज कर, क्लियर है, क्योंकि तुम तो अच्छे से काम कर नहीं रहते ऐसा हो, ठीक है। हाँ, हर केस में ओबीएच मिलेगा, ओबीएच इज व्हाट, ओबीएच इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, ओबीएच मिलेगा, मतलब मान लो मेरी किसी सरकारी उससे लड़ाई हो गई, वो बोलेगी अरे तुम गड़बड़ कर रहे हो, चलो मैं, तो भाई मुझे बोलने का मौका तो मिलेगा ना, मेरे खिलाफ एक्शन हो रहा है, जो भी सेग्रीगेटेड कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा उसको मिलेगा ओबीएच, ओबीएच बोले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है बच्चे, है ना। अब देखो, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ, कैंसिल हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इसको अमलगमेट कर देना चाहिए दूसरी का, मतलब अगर गवर्नमेंट ने ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया, है ना, ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो इसके बाद क्या होगा, है ना, ठीक है, तो इफ अमलगमेटेड, अमलगमेटेड मतलब भी मर्जर होता है, मर्ज मतलब कि अमलगमेटेड होता है, क्लियर है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा, ठीक है ना, देन कुछ भी लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी लिखा, समझा रहे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे करके क्या करेगी, है ना, provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interests, authorities, privileges, and with such liabilities, duties, and obligations as may be specified in the order. यानी कि if amalgamated, then, है ना, एक न्यू कंपनी बना के, मतलब न्यू कंपनी मतलब कि वही जो अमलगमेट करती है ना, अमलगमेट करके न्यू कंपनी बना दी, और उसके अलावा क्या किया, उसके मैनेजमेंट के रूल्स,
भी डिसाइड करती है। कौन? सीजी। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वही मेमोरेंडम जो होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, पावर, राइट्स, ये सब कौन डिसाइड कर देगा? एक सिंगल कंपनी बना लो, चलो न्यू कंपनी नहीं है, एक सिंगल कंपनी बोल लो उसको, ज्यादा बेटर। ठीक है ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी ना, उसमें भी मर्ज कर दो। एक सिंगल कंपनी बनाओ और उसके मैनेजमेंट के रूल्स कौन डिसाइड कर देगा? सीजी। ये तुम्हारी क्या पावर्स रहेंगी, क्या तुम्हारे प्रॉपर्टी के राइट्स रहेंगे, ये सारे। एक ऑलरेडी सेक्शन 8 चल रही है, उसके साथ हमने मर्ज किया और उसके राइट्स जो है सीजी में से। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अगर अब है ना, इफ ऑन वाइंडिंग अप, ठीक है, यानी कि अब कौन सा वाला ऑप्शन? इफ वुंड अप। दो ऑप्शन थे ना भाई, एक तो क्या था, अगर इसने लाइसेंस वो बात नहीं मानी, कंडीशन वंडीशन नहीं मानी, तो इसको या तो बंद करा देंगे, और या तो फिर क्या करेंगे, इसको दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर, है ना। अगर दूसरी कंपनी के साथ मर्ज किया तो ऑब्वियसली बात है, एक सिंगल कंपनी बनाकर उसके मैनेजमेंट के सारे रूल्स ये डिसाइड कर देंगे। अगर बंद किया गया था, इफ वुंड अप, तो क्या होगा? इफ वुंड अप तो क्या होगा, बताओ बच्चों? ठीक है, इफ वुंड अप तो क्या होगा, मैं बताता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, डेट वेट तो चुका देंगे, उसकी लायबिलिटी चुका करके अगर कुछ बचा, ठीक है ना, तो उसको दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरी सेक्शन 8 कंपनी। आ रहा है समझ में, है ना। बाकी हाँ, ट्राइब्यूनल जो है वो कुछ क्या लगा सकता है, कंडीशंस वगैरह लगा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाइड सब तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देन लाइबिलिटीज चुकाने के बाद जो भी बचा, मतलब ठीक है पूरा लिख देते हैं, लाइबिलिटीज चुका देंगे और जो बचेगा उसको दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये लिखा है ट्रांसफर टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है ना, ठीक है। तो या तो एक काम ये करेंगे, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो वही सेक्शन 8 कंपनी, बीच में लिखा हुआ है और, ठीक है ना, यानी एक और काम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और काम कर सकते हैं, देन लायबिलिटीज चुका देंगे और जो बचा उसको इसको दे देंगे। तो ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं, और जो बचेगा उसको दूसरी सेक्शन में कंपनी को दे देंगे, या फिर, है ना, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, या फिर सब बेच के मतलब क्या बेच के, जो बचा उसको बेच के, है ना, जो पैसे आएंगे, है ना, बेच के जो भी पैसे आएंगे, है ना, उसको उसको कहां पर डाल देंगे, जो भी पैसे आएंगे उसको कहां पर डाल देंगे, देखो देखो, है ना, उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डाल। ये क्या होगा फिर इसका मतलब, इस पैसे का और कैसे क्या होगा? देखो क्या है, ये सेक्शन 224 में बनता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अलग से आपको कानून में पूरा चैप्टर वैप्टर भी रहेगा इसका। क्लियर है? तो अब इसकी डिटेल में मत जाओ, जब तक लाके इंसॉल्वेंसी के समय अगर कुछ जरूरत पड़ती है, उस समय सरकार का भी खर्चा होता है, जो भी चीज, तो वहां इसके पैसे को यूज करें। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी तो है, जिसने बनाई वो लेके चला जाएगा क्या? उसको नहीं देगा। आ रहा है सर? सब बेच के जो पैसे आएंगे उसको इन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड आईबीएफ में डाल दें। ठीक है बच्चे, ये पूरा जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट कर लेना। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है ना। बाकी हाँ, अमलगमेशन को लेकर के एक कंडीशन है कि इसको अमलगमेंट भैया उसी से करना जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्वियसली बात है, सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी को किसके साथ मर्ज करोगे? एक उसी कंपनी के साथ जिसके ऑलरेडी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है बच्चे? है ना। अच्छा, पेनल्टी वेनल्टी क्या होगी? ठीक है ना भाई, देखो अगर मान लो कि जो भी कंडीशंस, जो भी रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस वगैरह रखी सेक्शन में, अगर आपने उनको नहीं निभाया,
डिफॉल्ट यानी कि नहीं निभाए, अगर सेक्शन 8 कंपनी ने उन प्रोविजंस को नहीं निभाया, अगर सेक्शन कंपनी ने उन प्रोविजंस को नहीं निभाया तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, जो कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का दिया जाए। मतलब फाइन, फाइन ऑन डिफॉल्ट ऑन कंपनी कितना लगेगा? 10 lakhs टू 1 करोड़, ठीक है। और ऑन डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, डायरेक्टर और ऑफिसर्स पे कितना लगेगा? 25,000 से लेकर के 25 लाख। अच्छा बच्चों, ये जो पेनल्टी के अमाउंट्स ये सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट होते हैं, तो समय समय पर इंस्टीट्यूट आईसीएआई जो पब्लिश करेगा उन्हीं को हम देखेंगे कि भैया क्या है। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो काफी अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट दे देता है, कोरिगेंडम के नाम पे वो पब्लिश कर देता है। आरटीपी भी पब्लिश होती है तो उसमें आ जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर फ्रॉड पता लग गया, आपने पढ़ा था ना कि फ्रॉडलेंटली भी कर रहे हैं अगर, तो अगर फ्रॉड पता लगा तो बेटा सेक्शन 447 भी लगता है। सेक्शन 447 फ्रॉड का है, जो कि बेसिकली इंडिविजुअल पे लगता है, तो जेल वेल भी हो सकती है। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो ये एक चार्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे से इसको आप कर लेंगे। आ रहा है समझ? ये चार्ट अगर आप पढ़ लोगे बस मेरे हिसाब से कंप्लीट इसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी। क्लियर है ना? कैसे लिखा हुआ है देखो, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन वो कंडीशन है ना, तो लाइसेंस रिवोक कर देगी सीजी, सीजी लाइसेंस रिवोक कर देगी। फिर आपको ऑब्वियसली बात है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल नाम लगाना पड़ेगा। वाइंड अप करा सकते हैं, वाइंड अप करेंगे तो सरप्लस बचेगा, सरप्लस बचेगा तो सिमिलर कंपनी को दे देंगे, या तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में डाल देंगे। क्लियर है? और या तो फिर क्या करेंगे, लाइसेंस रिवोक करेंगे तो अमलगमेट कर देंगे दूसरी सिम पर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, वो अमलगमेंट के बाद है ना कि सिंगल कंपनी बना देंगे, और उसके बाद फिर उसके जो ऑब्जेक्ट्स जो मैनेजमेंट के रूल्स है वो भी सीजी बता देंगे। पनिशमेंट क्या मिलेगी भैया? गड़बड़ की है तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी, ऐसे थोड़ी कि बस ये हो गया। 10 लाख से लेकर के 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की पेनल्टी जो है वो लग जाएगी कंपनी को। और ऑफिसर को कितनी लगेगी? ऑफिसर डायरेक्टर को, डायरेक्टर की डेफिनेशन ऑफिसर में आई जाती है 25 लाख से, सॉरी 25,000 से 25 लाख, और फ्रॉड वाला सेक्शन भी आपके ऊपर लगा। क्लियर है इसलिए? ठीक है ना? एक्सेप्शंस क्या है? ये एक्सेप्शंस ना होकर के ना, ये बेसिकली बच्चे एग्जेम्पशंस है, ये एक्सेप्शंस नहीं है ना, ये एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशंस टू सेक्शन 8 कंपनी। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है? सेक्शन 8 कंपनी को जो एग्जेम्पशंस मिले, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो ना, तो कंपनी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगती। अब पॉइंट ये कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन, ध्यान से समझना, ये जो पोर्शन है ये लिमिटेड, यहाँ थोड़ा ही दिया हुआ है, एक्चुअल में बहुत सारे प्रिविलेज है, यहाँ से 3 दिए हुए। ठीक है? ये प्रिविलेजेस आपको तब समझ में आएंगे जब आप अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शन में वो सारी चीजें पढ़ो। देखो जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी को क्या लगता है, जनरल मीटिंग बुलानी होती है ना तो 21 डेज का नोटिस देना होता है, लेकिन जब एक सेक्शन 8 कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है तो उसको 14 दिन का ही नोटिस देना होता है। ये एक प्रिविलेज है नॉर्मल कंपनी के मुकाबले, किसका? नॉर्मल कंपनी के मुकाबले सेक्शन। ठीक है बच्चे? उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस पर नहीं अप्लाई होता। मतलब ये कि जैसे पब्लिक कंपनी होती है कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं अगर आपका एक पेड अप कैपिटल अपने लिमिट से ऊपर जाता है। ये बात भी बहुत आगे के सेक्शन में। सेक्शन 8 पे मिनिमम डायरेक्टर्स के प्रोविजन नहीं लगते। ये प्रिविलेजेस मिले हुए इसको सेक्शन 8 कंपनी, मतलब एक नॉर्मल कंपनी के जो कंपल्शन है ना वो सेक्शन 8 का नहीं। ऐसे ही एक कमेटी बनानी पड़ती है, जो बड़ी कंपनीज होती है ना उनको एक कमेटी बनानी। सेक्शन 8 कंपनी अगर बड़ी हो गई तो नो एनआरसी, एनआरसी मतलब उसमें कमेटी आई है रिक्वायर्ड। नो, एक और कमेटी है शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, यानी एसआरसी। एनआरसी एसआरसी नहीं बनानी पड़ेगी।
क्लियर है बच्चे? है ना? अब यहाँ पर समराइज वे में दिया हुआ है कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करनी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बना लो। अपने प्रॉफिट्स को कहाँ लगाओगे? अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में। कोई भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को ना बांटे, ठीक है? टाइप ऑफ कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाम क्या है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत है ना? अच्छा, ये स्टेटस कैसे मिलता है? काय का स्टेटस? सेक्शन 8 का। सीजी से आप लाइसेंस ले, आ रहा है समझ? सीजी ने अभी ये पावर किसके पास दे रखा है? आरओसी के पास, ठीक है? लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आपने कंडीशंस जो है वो कॉन्ट्रावीन करी, या तो फिर कंपनी के अफेयर्स आपने फ्रॉडुलेंट की, आ रहा है समझ? उसके बाद कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा अपने नाम के आगे, और वो जो पेनल्टी फाइन है और वो जो अमल कमीशन है वाइंड अप है वो सारी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अभी अपन इतना ही कर रहे हैं, बाकी मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलो, बाय बाय।